हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान अध्याय 13 हमारा पर्यावरण, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करवाएंगे, जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। अगर आपने इससे पहले के समस्त वीडियो को नहीं देखा है विज्ञान के, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप जो है उसे बहुत ही आसानी के साथ देख पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला है क्वेश्चन, अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? तो अपशिष्ट पदार्थ हम उसे कहते हैं जिन पदार्थों का उपयोग हम दैनिक जीवन में जीवन यापन की गतिविधियों के लिए करते हैं, उनको हम उपयोग करने के बाद किसी स्थान पर फेंक देते हैं। जैसे उसके अंतर्गत क्या हो सकता है? प्लास्टिक हो सकती है, रद्दी, कागज, पॉली बैग, फल के छिलके हो सकते हैं, चाय की पत्ती हो सकती है, एल्युमिनियम की कैन हो सकती है, बोतल हो सकती है, या पुराने कपड़े हो सकते हैं, जो फटे हुए जूते हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसे पदार्थ हो सकते हैं। उन्हें हम जो है अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और वो जो है बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो आसानी से अपघटित नहीं होते, लेकिन कुछ पदार्थ जो है आसानी से अपघटित भी हो जाते हैं। तो उनकी मात्रा, जिन पदार्थ की मात्रा अत्यधिक होती है और वे आसानी से अपघटित भी हो जाते हैं, तो पर्यावरण में वो क्या करते हैं? दुर्गंध फैलाते हैं, या फिर उनसे जो है बदबू आती है, सड़ते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, जो हमारे जीवन में बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ जो है दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट और दूसरा होता है अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट। तो जैव निम्नीकरण जो अपशिष्ट होता है, तो हम कह सकते हैं वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम या फिर बैक्टीरिया या जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। जैसे घास, छिलके, फलों के छिलके हो गए, या फिर हम कह सकते हैं कागज या लकड़ी, जूट, सब्जी या गाय का गोबर। ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ अपघटित हो जाते हैं। उन्हें हम जो है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और ये जो है प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अगर इनकी मात्रा ज़्यादा होगी तब ये सड़ेंगे, तब ये गंध फैलाएंगे और फिर इनमें बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, तब रोग उत्पन्न करते हैं। यानी तब वो जो है हमारे लिए जो है अपशिष्ट पदार्थ का कार्य करते हैं और वो जो है रोग फैलाने में मदद करते हैं, यानी कि वो पदार्थ जो है बेकार हो जाते हैं। दूसरा है अजैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं जिनको हम आसानी से जैविक प्रक्रम या फिर हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अजैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण जो पदार्थ होते हैं इसके अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे प्लास्टिक हो गया या फिर पॉली बैग हो गया। प्लास्टिक, दूसरा जो है पॉली बैग हो गया, डीडीटी हो गया, कैन हो गई, एल्युमिनियम की कैन या लोहे की कैन ले सकते हैं, कांच के सामान कुछ भी हो गए, पेन हो गया या रिफिल हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो आसानी से अपघटित नहीं होते और ये फिर क्या करते हैं? पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो यह जो है अपशिष्ट पदार्थों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो आपने यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थों के बारे में समझा। पारिस्थितिकी तंत्र अथवा पारितंत्र होता क्या है? जैसे जैव तथा अजैव घटकों द्वारा बनी क्रियात्मक इकाई, जिसमें सभी जीव जो होते हैं स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जो है गुजारते हैं, उसे हम जो है क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैव और अजैव होता क्या है? जैव का मतलब होता है सीधा सा कि पौधे, जंतु वगैरह हो गए, और अजैव वातावरण या अजैव का मतलब क्या होता है? जैसे मृदा, जल तथा वायु। ये सारे घटक जो है अजैव के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है सभी प्रकार के
पारिस्थितिकी तंत्र जो है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सभी प्रकार के जो भी घटक हैं वो सब किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो जो है सूर्य से जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी सन से। अब ये कैसे, जैसे ये बकरी है, ये जो है सबसे पहले क्या घास को खाएगी और फिर जो है तभी इसका जो है जीवन यापन होगा। अब ये शेर जो है बकरी को खाएगा, तो जीवित रहने के लिए आवश्यक क्या है। अब यहाँ पर आप देखोगे पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा अगर स्रोत कहा जाए तो सूर्य है। सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। जैसे अगर हम जलीय पारितंत्र की बात करें तो जलीय पारितंत्र के अंतर्गत जैसे तालाब, झील, समुद्र, झरना ये सब आते हैं। स्थलीय पारितंत्र की बात करें तो वन, घास, पर्वत, पठार, कृषि, भूमि, मरुस्थल ये सब जो है स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। पारितंत्र के घटक जो होते हैं वो प्रमुख दो हैं, जैसे जैवीय घटक और अजैवीय घटक। जैवीय घटक का मतलब क्या होता है, जैवीय घटक के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। और जो तुम्हारा दूसरा घटक है अजैवीय घटक, उसके अंतर्गत हम अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु और जैसे भौतिक कारक उनका जो है हम अध्ययन करेंगे। जैवीय घटक, इसके अंतर्गत हम जंतु तथा जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इन्हें जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इन्हें किस भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भाग हैं इसके। जैसे पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। उत्पादक क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वे उत्पादक कहलाते हैं। दूसरा है उपभोक्ता, क्या होते हैं, जो जीव अपना जीवन यापन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें जो है हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता, इन्हें जो है परपोषी भी कहा जाता है। परपोषी का मतलब होता है दूसरे जीवों पर जो जीव निर्भर रहते हैं। तो उपभोक्ता को क्या कहते हैं, परपोषी भी कहा जाता है, क्योंकि उपभोक्ता का मतलब है जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता को 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है। पहला भाग जो है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वभक्षी। शाकाहारी वे जीव होते हैं जो केवल पौधों को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश। इसलिए इनको जो है हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। शाकाहारी जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। दूसरे जीव जो आते हैं मांसाहारी। मांसाहारी जीव किसे कहते हैं, जो केवल दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर मांसाहारी का मतलब है कि जो जीव दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं उनको हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे हमारा शेर, चीता, बाज हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब जो है मांसाहारी जंतु हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मांसाहारी जंतु कहते हैं। इसी के अंतर्गत आता है द्वितीयक उपभोक्ता, एक होता है तृतीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं वे छोटे मांसाहारी जंतु जो शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और वो जो है शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, उन्हें जो हम क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो बड़े जानवर, जैसे इसके अंतर्गत द्वितीयक के अंतर्गत कौन आएगा, जैसे मान लेते हैं सांप, लोमड़ी, ये सब क्या है, ये सब जो है छोटे मांसाहारी जंतु हैं, क्योंकि ये जो है शाकाहारी जीवों का जो है शिकार करते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ताओं का शिकार करते हैं। और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो बड़े जंतुओं को खाते हैं, जैसे द्वितीयक उपभोक्ताओं को, जैसे लोमड़ी या फिर इनको जो है खा सकते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आएगा बाघ हो गया, चील हो गया, क्योंकि चील भी सांप को खा सकती है, बाघ हो गया, और अन्य जैसे मान लेते हैं उल्लू, उल्लू भी जो है तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। तो आप यहाँ पर जो है थ्योरी इसकी जो है लिखी हुई है, आप इसे जो है नोट कर सकते हैं। अगला है सर्वभक्षी क्या होता है। सर्वभक्षी वे होते हैं जो पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों पर निर्भर रहते हैं या दोनों को जो है खाते हैं, उन्हें जो है हम सर्वभक्षी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता, कौआ और भालू, ये ऐसे हैं जो सर्वभक्षी हैं।
इसका जो है तीसरा है अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक जैसे ऐसे जीव हम कह सकते हैं, छोटे वाले जीव जो पेड़ पौधे या फिर जंतुओं के मृत शरीर को, यानी मरने के बाद जो मर जाते हैं उनको जो है सड़ाने का काम करते हैं या अपघटित करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपघटक जो है कहते हैं। अगला है अजैवीय घटक। अजैवीय घटक क्या होता है? अजैविक घटक जैसे किसी पारितंत्र के अजैवीय घटक में भौतिक वातावरण हो गया या फिर कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हो गए, जलवायु हो गया, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है पारितंत्र में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थों को इस वर्ग में रखा गया है, जो जैविक घटकों को जो है क्या करते हैं? नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अगला है खाद्य आहार श्रृंखला। तो खाद्य आहार श्रृंखला होती क्या है, इसे हम जान लेते हैं। खाद्य आहार का मतलब होता है कि जैसे हम जीवन गुजारने के लिए जो भी चीज खाते हैं उसे हम खाद्य या फिर आहार कहते हैं। अब खाद्य में ऊर्जा होती है, जो भी भोजन करते हैं उसमें क्या होती? ऊर्जा होती है। इससे ऊर्जा एक जीव से क्या होती है? दूसरे जीव में जाती है और यह श्रृंखला जो है स्थानांतरित होती रहती। जैसे यहाँ पर घास को जो है चूहा खा रहा है और चूहे को कौन खाएगा? सांप, और सांप को जो है कौन खाएगा? चील। तो ऊर्जा का जो है स्थानांतरण होता रहता है खाद्य आहार श्रृंखला में। खाद्य आहार श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवों के यापन करने का यानी जीवन यापन का यह क्रम होता है, जिसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में होता रहता है। अगला है खाद्य जाल। क्या होता है? जैसे खाद्य जाल का मतलब होता है कि जीवित प्राणियों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह एक सीधी श्रृंखला में होता है। जैसे अभी आपने खाद्य श्रृंखला में पढ़ा कि सबसे पहले घास, घास से चूहा, चूहा से सांप और सांप से चील। तो ये एक जो है ये सीधी श्रृंखला थी, परंतु पारितंत्र में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जो होती परस्पर जुड़ी होती हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं। जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पौधा है, पौधे को कौन खाता है? मनुष्य खाता है। दूसरी जैसे पौधा है, पौधे को हिरन खाता है, हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। ऐसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप खाता है, घास को टिड्डा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। तो ऐसे जो है बहुत सारी श्रृंखलाएं जो है आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिन्हें हम खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि ये घास है, तो घास को कौन कौन खा रहा है? टिड्डा, खरगोश, चूहा। अब टिड्डे को देखो कौन खा रहा है? छिपकली खा रहा है। और छिपकली को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। इसी प्रकार खरगोश को जो है बाज। यहाँ पर शेर भी हो सकता था, एग्जाम्पल में शेर, लायन यानी शेर भी हो सकता था, और अन्य जानवर भी हो सकते हैं। चूहा, यहाँ पर आप देखोगे चूहे को सांप भी खाता है और जो है बाज भी खा सकता है। तो यहाँ पर जो है खाद्य जाल जो होता है उसमें एक जीव जो होता है वो जो है कई जीवों पर आश्रित हो सकता है, या फिर उसका जो है कई जीव जो है भोजन करते होंगे। तो यह जो है खाद्य जाल होता है। अगला है 10% का नियम। जो 10% का नियम था, यह एक फेमस साइंटिस्ट रेमंड लिंडमैन, इन्होंने जो है 1942 में जो है यह नियम जो है दिया था। कौन थे वैज्ञानिक? लिंडमैन थे। 1942 में यह जो है नियम दिया था। इसमें कहा क्या था इन्होंने कि ऊर्जा का केवल 10% भाग ही एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता है। जैसे मान लेते हैं कि 1000 जूल यह जो है ऊर्जा घास में है, तो इसका अगर हम 10% करेंगे, 1000 का 10%, तो चूहे के पास कितना आएगा? यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 100% केवल रहेगा, यानी 100 रहेगी, 100 जूल। अब 100 जूल से जब चूहे को ये सांप खाएगा तो 100 जूल का क्या होगा? 10% होगा, यानी कि इसको ऊर्जा कितनी मिलेगी? 10 जूल मिलेगी। अब सांप को जो है चील खाएगा तो इसको ऊर्जा कितनी मिलेगी? 10 का 10% अगर हम करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 1 जूल जो है बाज को ऊर्जा मिलेगी। यानी कि लिंडमैन ने कहा था कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए 10% का नियम जो था, उनके पहले चरण से उपलब्ध ऊर्जा जितनी होगी उसका अगले चरण में 10% ही ट्रांसफर होगा। यही जो नियम था, इसे ही 10% का नियम जो है
कहा गया। यह क्वेश्चन एक पूछा जाता है ऑप्शन में कि अगर मान लो घास, कोई जीव घास खाता है, घास में 2000 जूल ऊर्जा है, 2000 जूल ऊर्जा है, तो बकरी जब घास को खाएगी तो उसे जो है कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हम 2000 का क्या कर देंगे, 10% कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 20 धाम 200, यानी बकरी को जो है 200 जूल ऊर्जा प्राप्त होगी। यह जो है लिंडमैन का नियम था। अगला है ओजोन परत। तो हम जान लेते हैं ओजोन परत होता क्या है। ओजोन परत जो होती है यह समताप मंडल में जो है पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल, जैसे क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल, ऐसे पृथ्वी को जो है लेयर में डिवाइड किया गया है, पृथ्वी के ऊपर के वायुमंडल को। तो हमारी जो है समताप मंडल एक लेयर है जहाँ पर जो है एक परत जो है ओजोन परत लगी हुई है। क्या लगी हुई, ओजोन परत। तो सूर्य जो है, सूर्य से जो है अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं। इनको हम अल्ट्रावायलेट का मतलब बड़ा बैंगनी किरणें या यूवी कह देते हैं। तो ये किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो ये जो ओजोन परत है इसको जो है रोक देती है अल्ट्रावायलेट किरणों को, और यहाँ पर जो है सामान्य किरणें पृथ्वी पर पहुँचती हैं। तो उन किरणों के द्वारा मनुष्य की जो त्वचा है वह जल्दी नहीं झुलसती है। क्यों? क्योंकि ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली यूवी किरणें हैं, ये अल्ट्रावायलेट किरणें, ये बहुत खतरनाक होती हैं और यह पृथ्वी के लिए जो है विष का कार्य करती हैं। अगर यह ओजोन परत जो है नष्ट हो जाए तो सूर्य से आने वाली डायरेक्ट किरणें यानी यूवी किरणें मनुष्य की त्वचा पर पड़ेंगी, जीवों की त्वचा पर, या फिर जानवर जिसकी त्वचा पर पड़ेंगी तो वह त्वचा जो है झुलस जाएगी और इससे जो है बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है ये जो परत ओजोन परत देखा, ओजोन परत को हम ओजोन कवच भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ओजोन कवच भी कहा जाता है। और यह जो है हमारी जो है रक्षा करती है, किससे, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। ओजोन होता क्या है, ओजोन का फार्मूला जो है O3 होता है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। अगर हम कहें ओजोन बनता कैसे है, तो ओजोन गैस जो है बनती ऑक्सीजन से ही है। जैसे हम 2O2 लेते हैं और इसकी क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में जब करवाएंगे तो यह जो है O3 और दूसरा जो है ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है इस पर जो है सक्रिय रहेगा, और यह जो है O3 यानी कि O का डॉट जो खाली है यह और ऑक्सीजन मिलकर जो है क्या बना लेगा, O3 जो है बना लेता है, यानी ओजोन का निर्माण होता है। धीरे धीरे यह परत जो है समाप्त कैसी हो रही है, जैसे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर। ओजोन परत के समाप्ति का प्रमुख कारण है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस अमोनिया भी कह सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गैसें हैं जो इस परत को धीरे धीरे संचारित कर रही यानी हटा रही। यह परत इतनी मोटी थी कि अब ये धीरे धीरे जो है पतली होना शुरू हो गई। एक समय ऐसा भी आएगा जब यह परत समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी पर जो जीव हैं उनमें जो है कुछ महाभयंकर रोग हो सकते हैं। जैसे ओजोन परत की अनुपस्थिति में पराबैंगनी किरणें जो होंगी वो सीधे वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगी और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जो होंगे उन पर डायरेक्टली पराबैंगनी किरणें पड़ेंगी, जिससे जो है त्वचा से संबंधित कैंसर रोग, सूजन, जली हुई त्वचा कह सकते हैं, ल्यूकेमिया, फेफड़ों के कैंसर, अंधापन और एडिमा आदि जैसे घातक रोग जो है हो सकते हैं। तो हमें जो है ओजोन परत की रक्षा के लिए CFC या रेफ्रिजरेटर को बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा AC भी हो सकता है, एयर कंडीशनर, जिसे रेफ्रिजरेटर का मतलब यहाँ पर फ्रिज से है, फ्रिज है। तो AC और फ्रिज और ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं जिनका हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक क्वेश्चन जो है विज्ञान में पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया है। तो आप इससे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम इस अध्याय के अंतर्गत हमने अध्ययन किया। अब इसके जो है बहुविकल्पी प्रश्न करवाए जाएंगे
जो आपके बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की मिल सके।